मैं मिथा शर्मा आज आपको अपनी जिंदगी का वो वाकया सुनाने जा रही हूँ जिसे याद करते ही आज भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं। ये वाकया आज से तकरीबन 10 साल पुराना है, मगर इसका खौफ आज तक हमारे दिलों से नहीं निकला। हम लोग मुंबई में रहते थे। मेरा शौहर रोहन शर्मा एक निजी कंपनी में मुलाजिमत करता था। कुछ अरसा पहले ही उसकी नई नौकरी लगी थी, मगर मसला ये था कि उसका दफ्तर हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर था। रोज़ाना उसे मोटर बाइक पर 1 घंटे से भी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में सुबह की ठंडी हवा और रात की नमी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती थी। एक दिन रोहन ने मुझसे कहा, मिथा, क्यों ना हम दफ्तर के करीब कोई घर ले लें? रोज़ का ये सफ़र अब मुझसे नहीं होता। मैंने भी हालात को देखते हुए उसकी बात मान ली, क्योंकि मैं खुद भी जानती थी कि उसकी सेहत मुतासिर हो रही थी। हमारे साथ हमारी 5 साला बेटी अनाया भी थी, जिसकी देखभाल मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। कुछ दिन तलाश के बाद रोहन ने बताया कि उसे मुंबई के एक पुराने मगर मसरूफ़ इलाके तीनबती चौक के करीब एक मकान मिला है। इलाका बज़ाहिर काफ़ी आबाद था, आसपास दुकानें, ट्रैफिक और लोगों की चहल पहल थी। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इस घर का किराया दूसरे घरों के मुकाबले में काफ़ी कम था। शाम को हम तीनों वो घर देखने गए। घर बाहर से तो आम सा लग रहा था, मगर जैसे ही मैंने इसके अंदर कदम रखा, मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट उतर गई। दीवारें पुरानी थीं, छत पर हल्की सी सीलन थी और पूरे घर में एक ऐसी खामोशी थी जो कानों में चुभ रही थी। कुछ घर खाली होने के बावजूद जिंदा महसूस होते हैं, मगर ये घर जैसे बरसों से किसी की सांस भी यहाँ ना गूंजी हो। मैंने रोहन की तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर खुशी थी। नौकरी की मजबूरी के आगे मैंने अपने दिल की आवाज़ को दबाया और खामोशी से हाँ कर दी। जब हम शिफ्टिंग के लिए आए तो एक और अजीब बात सामने आई। मोहल्ले की चंद औरतें अपने दरवाज़ों पर खड़ी हमें इस तरह देख रही थीं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हों। ना कोई खुशामदीद, ना कोई मुस्कुराहट, सिर्फ खामोश, हैरान और खौफजदा नज़रें। इस रात हमने पहली बार इस घर में क़याम किया। ज़्यादा सामान अभी खोला नहीं था, बस एक कमरा सोने के काबिल बनाया गया था। बाहर सर्द हवा चल रही थी और खिड़कियों से सीटियों जैसी आवाज़ें आ रही थीं। अनाया जल्दी सो गई। रोहन भी थकन के मारे नींद की आगोश में चला गया, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिल बेवजह घबरा रहा था, जैसे ये घर मुझे कबूल ही ना कर रहा हो। और यही वो रात थी जिसके बाद हमारी ज़िंदगी कभी पहले जैसी ना रही। इस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। नया घर, अजनबी दीवारें और वो अजीब सी खामोशी, सब कुछ मिलकर दिल पर बोझ बन चुका था। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी और बाहर सर्द हवा खिड़कियों से टकराकर अजीब सी सीटी बजा रही थी। मैं करवटें बदल रही थी कि अचानक मुझे लगा जैसे घर के बाहर बरामदे में कोई हरकत हुई हो। पहले तो मैंने सोचा शायद कोई बिल्ली हो या हवा के झोंके से कोई चीज़ हिल गई हो, मगर वो आवाज़ मुसलसल थी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को टटोल रहा हो, कदम घसीट रहा हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं आहिस्तगी से बिस्तर से उठी और दरवाज़ा ज़रा सा खोलकर बाहर झांका। बरामदे की लाइट जल रही थी और उसी रोशनी में मुझे एक सफ़ेद सी परछाई दिखाई दी। मेरे हलक से आवाज़ ही ना निकली। मैंने हिम्मत जमा करके धीमी आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ? अगले ही लम्हे वो साया गायब हो चुका था। बरामदा बिल्कुल खाली था। मैंने खुद को समझाया कि शायद पर्दा हिला होगा, शायद मेरा वहम हो। दिल को तसल्ली देकर मैं वापस बिस्तर पर आ गई, मगर नींद अब भी आंखों से रूठी हुई थी। मैंने करवट बदली ही थी कि अचानक मेरे कान के बिल्कुल करीब एक सरगोशी गूंजी। वो औरत की आवाज़ थी। उसने मेरा नाम लिया, मिथा। मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई, मेरे कान जलने लगे, सांस अटक गई। उस आवाज़ ने आहिस्ता मगर साफ लफ्ज़ों में कहा, ये घर छोड़ दो, ये मेरा घर है, यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ, मैं किसी को यहाँ रहने नहीं देती। मेरे मुंह से बेइख्तियार चीख निकलने ही वाली थी, मगर आवाज़ गले में ही दब कर रह गई। मैं कांपते हुए उठ बैठी और घबरा कर बोली, कौन है? कौन बोल रहा है? मेरी आवाज़ सुनकर रोहन की आंख खुल गई। वो हड़बड़ा कर उठा और मुझे देखकर बोला, क्या हुआ मिथा, तुम ठीक तो हो? मैंने रोते हुए उसे सब बताया, वो सरगोशी, वो आवाज़, वो अल्फाज, मगर उसने मेरी बात को महज ख्वाब और वहम करार दिया। ये नया घर है, तुम डरी हुई हो, कोई बात नहीं, सो जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश तो हो गई, मगर दिल को सुकून ना मिला। मैंने आंखें बंद की और आयतुल कुर्सी पढ़ती रही, यहाँ तक कि जाने कब नींद आ गई।
सुबह सूरज निकला तो रात का खौफ कुछ कम सा महसूस हुआ। रोहन दफ्तर चला गया और मैं अनाया के साथ घर में रह गई। मैं सामान तरतीब दे रही थी और अनाया अपने खिलौनों से खेल रही थी। अचानक उसकी चीख ने पूरे घर को हिला दिया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंची तो वो बिस्तर के पास जमीन पर बैठी कांप रही थी। एक कोने की तरफ उंगली उठाकर बोली, मम्मा, वहां से एक आंटी आई थी, दीवार से। वो मुझे खेलने बुला रही थीं। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो रात का खौफ दिन की रोशनी में भी लौट आया था। अनाया की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका जिस्म कांप रहा था, सांस तेज थी और उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। 5 साल की एक मासूम बच्ची इतनी घबराहट में हो, ये महज वहम नहीं हो सकता था। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यहाँ कोई आंटी नहीं है, तुम डर गई हो बस। मगर मेरे अपने अल्फाज मुझे खोखले लग रहे थे। मैं अनाया को दूसरे कमरे में ले आई ताकि वो उस कमरे से दूर रहे जहां वो सब कुछ देखने का दावा कर रही थी। वो मेरे करीब बैठी थी, मगर उसकी नजरें बार बार पीछे मुड़कर उसी कोने को देख रही थी। अचानक, बगैर किसी इंतबाह के, अनाया के खिलौने खुद ब खुद हरकत करने लगे। एक गाड़ी जो सिर्फ बटन दबाने से चलती थी, आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर चलने लगी। फिर एक और खिलौना, फिर तीसरा। मैंने घबराकर उन सबको देखा। मैंने किसी को छुआ भी नहीं था, वो खुद ही चल रहे थे। और फिर वो गुड़िया, अनाया की सबसे पसंदीदा नाचने वाली गुड़िया, जो सिर्फ ऑन करने पर हरकत करती थी, जमीन पर ऐसे नाचने लगी जैसे कोई अनदेखे हाथ उसे कंट्रोल कर रहे हों। उसके साथ ही उसमें से खनकती हुई आवाज निकलने लगी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। अनाया चीख पड़ी, मम्मा, आपके पीछे आंटी है। मैंने फौरन पलटकर देखा, मगर पीछे कोई नहीं था। फिर भी मुझे अपनी गर्दन पर किसी की सांसें महसूस हुईं। मैंने अनाया को उठाया, उसके तमाम खिलौने समेटकर एक डब्बे में बंद कर दिए और उसे मजबूती से अपने साथ लगा लिया। उस शाम जब रोहन घर आया तो मैंने एक एक बात उसे बताई। उसने पहले तो हंसकर बात टाल दी, बच्चे खिलौनों के बटन खुद ऑन कर देते हैं, तुम दोनों बहुत ज्यादा वहम कर रही हो। मगर किस्मत ने उसे खुद सच दिखाने का फैसला कर लिया था। रोहन ड्राइंग रूम में पर्दे लगा रहा था और मैं अनाया के साथ बेडरूम में थी। अचानक मैंने उसे किसी से बात करते सुना। हाँ, ये वाला पकड़ा दो। नहीं नहीं, वो पीछे वाला। मैं हैरान रह गई, मैं तो उसके पास थी ही नहीं। मैं फौरन ड्राइंग रूम की तरफ गई और पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? वो उलझन में बोला, तुमसे। अभी तो तुम यहाँ खड़ी थी और पर्दा पकड़ा रही थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। रोहन, मैं यहाँ नहीं आई थी, मैं तो अनाया के पास थी। इसी लम्हे रोहन की नज़र दरवाजे की तरफ गई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। वो देखो, एक औरत अभी यहाँ से गुजरी है। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता बेडरूम की तरफ जा रही थी। अनाया की चीख गूंजी। हम दोनों दौड़ते हुए अंदर पहुंचे। अनाया रो रही थी, कांप रही थी और एक ही बात दोहरा रही थी, आंटी मुझे लेने आई थी, वो फिर आ गई थी। उस रात पहली बार रोहन की आंखों में भी वही खौफ था जो मैं शुरू से महसूस कर रही थी। अब ये सिर्फ मेरा वहम नहीं रहा था। घर में कोई और था और उसकी नज़र हमारी बच्ची पर थी। उस रात घर की फिजा बिल्कुल बदल चुकी थी। वो घर जो चंद दिन पहले सिर्फ एक पुराना मकान लगता था, अब हमें किसी जिंदा चीज़ की तरह घूरता महसूस हो रहा था। रोहन ने फैसला कर लिया था कि अब सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि सबूत पर यकीन किया जाए। उसने अपना मोबाइल रात भर वीडियो रिकॉर्डिंग पर लगा दिया और कमरे के एक कोने में रख दिया, बिल्कुल उसी जगह के सामने जहां अनाया और मैंने बार बार उस चीज़ को महसूस किया था। कमरे में मध्यम सा बल्ब जल रहा था। मैं अनाया को अपने सीने से लगाकर लेटी हुई थी, जैसे उसे अपने वजूद में छुपा लेना चाहती थी। बाहर कभी कभी हल्की हल्की आहटें आती, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। मेरा दिल हर आवाज़ पर दहल जाता, मगर अनाया थकान के बायस सो गई और कुछ ही देर बाद रोहन भी ऊँघने लगा। मुझे पूरी रात नींद ना आई। सुबह होते ही रोहन ने सबसे पहले मोबाइल उठाया। उसका चेहरा एक लम्हे में संजीदा हो गया। मिथा, मोबाइल बंद है। हैरानी की बात यह थी कि मोबाइल चार्ज पर लगा हुआ था और बैटरी अभी भी 30% से ज़्यादा थी। रोहन ने वीडियो चलाई। शुरू में सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। हम तीनों सोते नजर आ रहे थे। फिर अचानक उसी कोने में तेज रोशनी उभरी। उस रोशनी के बाद एक साया नुमाया हुआ। वो वाज़ेह शक्ल नहीं थी, मगर उसका वजूद साफ महसूस हो रहा था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल की तरफ बढ़ा।
अगले ही लम्हे स्क्रीन हिल गई और वीडियो वहीं रुक गई, जैसे किसी ने जानबूझकर मोबाइल बंद कर दिया हो। मेरे हाथ कांपने लगे। रोहन ने बिना कुछ कहे मोबाइल रख दिया। अब हमें किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं थी। उसी दिन हमने सीसीटीवी कैमरा लगवाने का फैसला किया। शाम तक कमरे में कैमरा फिट हो चुका था। रात हम फिर उसी कमरे में सोए, मगर इस बार खौफ कई गुना ज़्यादा था। हैरानी की बात यह थी कि इस रात कोई ख़ास आहट ना हुई और थकान के बायस हम सो गए। सुबह मेरी चीख से घर गूंज उठा, अनाया नहीं है। मैंने आंख खोली तो अनाया मेरे पास नहीं थी। हम पागलों की तरह पूरे घर में उसे ढूंढने लगे। आखिरकार वो ड्राइंग रूम के सोफे पर सोई हुई मिली और उसके ऊपर एक पर्दा ऐसे रखा था जैसे किसी ने उसे ठंड से बचाने के लिए ढांप दिया हो। रोहन फौरन सीसीटीवी की फुटेज देखने लगा। जो हमने देखा उसने हमारी रूह तक हिला दी। कैमरे में एक औरत साफ नजर आ रही थी, बिल्कुल आम औरत की तरह, मगर उसके बाल हद से ज्यादा लंबे थे और उसका चलने का अंदाज गैर फितरी था। उसने आहिस्ता से अनाया को हमारे दरमियान से उठाया, उसे बाहर ले गई और कुछ देर बाद वापस लाकर सोफे पर लिटा दिया। हम सोए रहे, हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसी लम्हे रोहन ने फैसला कर लिया, हम इस घर में एक लम्हा भी नहीं रहेंगे। हम उसी दिन अनाया को लेकर नागपुर में मेरी माँ के घर चले गए। अनाया कई दिन बीमार रही, डर के मारे चीख चीख कर जागती थी। बाद में मालूम हुआ कि इस घर में बरसों से एक आसेब का बसेरा था जो ख़ास तौर पर बच्चों को निशाना बनाता था। वो घर हमने हमेशा के लिए छोड़ दिया, मगर उस रात के मनाजिर आज भी हमारी नींदों में जिंदा हैं।